हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एक फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे और उसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति के बारे में चर्चा करेंगे हम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सरल आवर्त गति के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जब कोई जो परवलयिक विभव को देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस चैप्टर का एक पार्ट पहले भी पीछे छोड़ रहे हैं, यानी जो विभव कूप है वो हमारा बेसिक है। वहाँ से ही हम कुछ मतलब जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म निकलेगी उससे ही हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन थोड़ा जो पीछे वाला टॉपिक है थोड़ा बड़ा होने के कारण बहुत ईजी बहुत है वो टॉपिक, लेकिन थोड़ा लेंथी होने के कारण मैंने अभी छोड़ दिया। यदि आप फिर भी चाहती हो कि वो भी हमें चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होने के कारण मैंने छोड़ दिया। वो वैसे ईजी भी है, आप आसानी से समझ सकोगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास यानी परवलयिक विभव कूप, यानी मान लो कि ये कोई, अब देखिए, अब आपको बोल दिया जाए कि इसमें एक पेंडुलम है। ठीक है, वो गति कर रहा है इसे और ऐसे, मतलब इसके चारों ओर, इसके दोनों ओर गति कर रहा है। ठीक है, और ये एक कुएं की तरह है, तो इसे विभव कूप का नाम दे दिया। ठीक है, मान लो कि ये कोई विभव कूप है। देखिए, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सरल आवर्त गति क्या होता है मैं बताऊंगा कि सरल आवर्त गति, जब इस विभव कूप के अंदर कोई पेंडुलम यानी कोई दोलन कर रहा है, कोई पिंड दोलन कर रहा है, तो देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गति वर्ताकार गति यानी गोलाकार गति दिखाई दे रही होगी आपकी। यदि मैं इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लूँ, यानी ये अल्पांश ले लिया, तो ये आपको किस प्रकार की गति दिखाई दे रही होगी? ये आपको सरल आवर्त गति यानी सीधी रेखा दिखाई दे रही होगी। तो यानी जब किसी भी परवलयिक यानी विभव कूप के दोलन गति करता है तो कण की दोलन की गति को, यानी इसके छोटे से अल्पांश को देखें तो ये एक सरल आवर्त गति होती है, और इसी हम सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त इसे जो इसमें गति करता है उसे दोलित्र कहते हैं। अब उससे पहले मैं बता दूं कि विभव कूप है, इससे इसका बेसिक जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आएगी। एक तो जो हम जानते हैं U इजिकल टू क्या होगी, एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी 1/2 kx², और दूसरी टर्म निकल के आएगी F इजिकल टू जो प्रत्यानयन बल निकल के आएगा। ठीक है, ये दो टर्म निकल के आएगी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको वहाँ से वो टॉपिक करना है हल। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको हल करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 kx² हम जानते हैं, वी नाउ दैट u इजिकल टू 1/2 kx², F इजिकल टू -kx। ओके, अब देखिए ये सरल आवर्त गति होती क्या है, आप इसकी परिभाषा लिख लेना। जब कोई विभव कूप के अंदर कोई दोलन गति कर रहा है तो उसके अल्पांश यानी जब कोई छोटे से भाग में देखिए तो वो एक सरल आवर्त गति कहलाती है। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। चलिए, सरल आवर्त गति का इक्वेशन, सरल आवर्त गति का इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा सरल आवर्त गति का। तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, F इजिकल टू -kx निकल के आया। लेकिन हम तो जानते हैं F इजिकल टू वी नाउ F इजिकल टू क्या होता है, m ए होता है। अभी तक हमने 12 तक पढ़ा कि F इजिकल टू क्या होता है, m ए होता है। तो m द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, d² x/dt² लिख सकता हूँ ना। तो यानी F इजिकल टू क्या आ गया, m d² x/dt²। ठीक है, यहाँ तक आएगा ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास विभव कूप से निकल के आया F इजिकल टू -kx, लेकिन हम जानते हैं 12th का बेस बोलता है हमारा कि F इजिकल टू m d² x/dt² होता है। तो अब इन दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि दोनों की बात सही है, हमारी भी बात सही है और इसकी बात सही है। तो चलिए इन दोनों को बराबर रखते हैं, m d² x/dt² इजिकल टू, इसके बराबर इस बल को रख देते हैं -kx। तो देखिए ये m है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा kx/m, और यहाँ से m गायब कर देंगे। ठीक है, अब देखिए
ये क्या आ गया, यहाँ से देखिए डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र, और ये देखिए यहाँ देखिए के अपॉन एम एक डिजिट आ गई है, एक नंबर आ गया है, ठीक है, यानी एक संख्या आ गई है, इसे एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, और वो कांस्टेंट याद रखना कांस्टेंट है ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसकी जगह हमने कोई कांस्टेंट मान लिया जिसका नाम है ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर में, ठीक है, और इजिकल टू 0, तो इसे क्या यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सरल आवर्त गति का इक्वेशन कहते हैं इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अच्छे से रट लेना, रटने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं एफ इजिकल टू एम में होता है, और ये बोलता है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, दोनों को बराबर रखने पर ये इक्वेशन आ जाती है, बहुत ईजी इक्वेशन है, याद कर लेना, ठीक है। एफ इजिकल टू क्या आ गया, ये देखिए हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई सरल आवर्त गति की, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। आपके बस जब आप सोई आ जागे तब भी आपके मन में चलता रहना चाहिए कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, बहुत ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, यानी अब हम करेंगे दोलक का वेग। देखिए अभी तक हमने क्या निकाला, सरल आवर्त गति में तो दोलक गति कर रहा था, उसकी गति का इक्वेशन निकाला, अब दोलक दो गति करा इसका इक्वेशन निकाला, अब निकालेंगे हम दोलक का वेग। तो चलिए निकालते हैं दोलक का वेग, तो ये रहा, चलिए दोलक का वेग देखते हैं। दोलक का वेग देखिए आपने अभी तक पढ़ा होगा कि वेग क्या होता है, मैं बता दूं कि वेग वी आप जानते हो कि आपको देखो नाम में, यदि आपने नाम अच्छी तरह समझ लिया तो टॉपिक समझने में कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए दोलक का वेग वी इजिकल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है। वेग इजिकल टू वी इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये कोई, मान लीजिए ये कोई विभवकूप है, इसके अंदर ये कोई पिंड है और ये गति कर रहा है, मतलब इधर से और इधर गति कर रहा है, और ये अधिकतम आयाम की स्थिति है, ठीक है। तो हमें इस दोलक का यानी गति कर रहा है उसकी गति का इक्वेशन क्या निकाला था, हमने इतनी सी गति का इक्वेशन निकाला था, वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, दोलक का वेग निकालेंगे, किस वेग से गति कर रहा था उसका इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए वेग वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, और हमने क्या निकाला, गति का इक्वेशन निकाला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यदि मैं इसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और इधर मैं वापस वैसे लिखूँ, यानी ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स को पक्षांतर करके लिखूँ, क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी वेग, और ये किसका इक्वेशन है, ये गति का इक्वेशन है। तो मैं इसे वेग यानी डी एक्स अपॉन डी टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास दोलक का वेग निकल कर आ जाता है, ठीक है। यानी दोनों साइड लिख देना, दोनों साइड वेग डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वी यानी वेग है। तो देखिए अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेग, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये क्या है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि डी बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी यही है ना ये, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ ना। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वी अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, इधर ऐसे रखते हैं, इसे वेग नहीं लिखते क्योंकि हमें तो आगे बताऊंगा क्यों नहीं रखा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से देखिए डी टी से डी टी कैंसिल दोनों साइड है, इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे पता था यहाँ भी डी टी है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी डी वी इजिकल टू माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ये क्या निकल के आ गया, हमने इसे डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई किया, ये छोटे से कण यानी इतना सा अल्पांश था ना,
इतना साल 5, इसका वेग निकल के आ गया, मतलब कौन से वेग से गति करेगा। हमें तो इस पूरे यानी विभव में किस वेग से गति करेगा उसका मान चाहिए। तो पूरे के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं समाकलन। तो चलिए कर देते हैं इसका समाकलन पूरे के लिए, समाकलन करते हैं पूरे के लिए जैसा कि आप जानते हैं। तो लिख देना समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो क्या होगा, v dv माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका समाकलन करते हैं, इसका dv के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यानी समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए v dv का करेंगे समाकलन तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर रख देते हैं, और किसका होगा, एक्स डी एक्स का समाकलन होगा। ठीक है, तो इसका करते हैं v स्क्वायर अपॉन 2, इसका समाकलन हो ही गया, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी कॉन्स्टेंट भी आएगा। तो अब क्या आ गया, ये हमने समाकलन कर दिया। ठीक है, हमने समाकलन तो कर दिया, ये मान भी आ गया, यानी ये पूरे के लिए मान आ गया। अब देखिए सी कांस्टेंट आ गया, मतलब इसकी कोई निश्चित वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं कि ये निश्चित वेग है। तो हम क्या करते हैं, सी का भी वैल्यू लेके आते हैं, यानी सी का भी मान लेके आते हैं। तो चलिए देखिए सी, आपको पता है कि ये पिंड यानी ये दोलक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये अधिकतम आयाम हम, यानी ये देखिए ये पिंड अधिकतम ए तक जा सकता है, और यानी इधर भी ये है, तो अधिकतम आयाम कितना है इसका, एक ये है आयाम, अधिकतम आयाम कितना हो सकता है, यानी x के बराबर, x इक्वल टू क्या हो सकता है, a, अधिकतम आयाम x a मान लेते हैं। देखिए ये x क्या है, आयाम ही है, x इक्वल टू a है, यानी ये अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक और यहाँ तक। हमें लिमिट नहीं पता थी, कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट वैल्यू का मान निकालने के लिए, c का मान निकालने तो क्या करते हैं, अधिकतम आयाम x इक्वल टू a मान लेते हैं। तो देखिए जब ये पिंड इधर आएगा, यानी इस स्थिति में पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका वेग यानी ये आकर यहाँ रुकेगा और वापस इधर चलेगा, तो यानी ये यहाँ पर जब आएगा तो भी इसका वेग क्या होगा, वेग शून्य होगा, यानी dx अपॉन dt इजिकल टू 0 होगा ना। तो मैं वही चीज़ यहाँ रखता हूँ, देखना dx अपॉन dt इजिकल टू जो क्या है, वेग v इजिकल टू 0 और x इजिकल टू अधिकतम आयाम a है। तो ये मान इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ये मान यहाँ पर रखने पर समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो देखिए v स्क्वायर, v क्या है, v है 0, तो 0 यानी ये 0 आ गया, इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x इजिकल टू क्या है, a है, तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x की जगह रखना है a स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c इजिकल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये c का मान लेके आ गया। अब ये c का मान इसके अंदर रख दो, वापस समीकरण c का मान समीकरण 2 में पुट करने पर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये क्या था, v स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की जगह क्या है, c की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से देखिए 2 तीनों सेम है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, और मैं यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये प्लस का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके, ये देखिए रूट नहीं आएगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब क्या करते हैं, ये कहाँ तक, v स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर इजिकल टू आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा नॉट अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये इक्वेशन कहलाती है दोलक का वेग, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। ये किसके लिए वेग कहलाता है, दोलक का वेग, वो भी पूरे विभव के लिए। ठीक है, v का मान आ गया ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपकी जुबान पे ये नाम रटा जाना चाहिए। ठीक है, दोलक का वेग आ गया, हमने क्या देखा, दोलक असरलावत गति का इक्वेशन देखा, असरलावत गति क्या होती है इसका इक्वेशन देखा, दोलक का वेग देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम विस्थापन, आवर्तकाल
आवर्तकाल देखेंगे और विस्थापन देखेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीबोकूप की आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, हम पूरा बेस से कराने की कोशिश कर रहे हैं, रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ कर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।